नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। ये है हमारी वन शॉट हिस्ट्री सीरीज की एक और बहुत अहम कड़ी। जी हाँ, और आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे विषय में जो भारतीय इतिहास के लिए और खासकर सम्राट अशोक के लिए बहुत मायने रखता है, अशोक का धम्म। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे इतिहास में रुचि है, जो भारत के अतीत को गहराई से समझना चाहता है। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसे बिल्कुल एक शिक्षक की तरह आसान भाषा में लेकिन पूरी गहराई और विश्लेषण के साथ समझें। सही कहा। आज हम अशोक के जीवन के दूसरे पहलुओं को नहीं छुएंगे क्योंकि वो हम पहले कवर कर चुके हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ धम्म पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धम्म को समझने के लिए मुझे लगता है पहले थोड़ा पीछे जाना होगा, कलिंग युद्ध तक। हाँ, वो जरूरी है। 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध, वो अशोक की जिंदगी का और शायद इतिहास का भी एक बहुत बड़ा मोड़ था। कहते हैं बहुत भयानक युद्ध था वो। बहुत ज्यादा। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है कि लाखों लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा लोग बेघर हुए, निर्वासित हुए। और इसी युद्ध ने अशोक को बदल दिया पूरी तरह से। उन्हें बहुत गहरा पछतावा हुआ। कहते हैं बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में वो आए और बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव हुआ। पहले उपासक बने, फिर भिक्षु जैसा जीवन जीने लगे। हाँ, मतलब जीवन तो भिक्षु जैसा हो गया, पर राजगद्दी नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन हाँ, सोच बदल गई। कलिंग उनकी आखिरी लड़ाई थी। उन्होंने लड़ाई से जीतने की नीति छोड़ दी। बिल्कुल। दिग्विजय यानी शस्त्रों से विजय को छोड़कर धम्म विजय यानी धर्म या कहें नैतिकता से दिलों को जीतने की नीति अपनाई। और यहीं से धम्म की शुरुआत होती है। तो ये धम्म आखिर हा क्या? मतलब क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। धम्म जो प्राकृत शब्द है संस्कृत के धर्म का, ये कोई नया रिलीजन या पंथ नहीं था। तो फिर क्या था ये? ये असल में एक नैतिक संहिता थी, एक मॉरल कोड। हाँ, ये बौद्ध विचारों से बहुत प्रेरित था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था। नहीं, इसका दायरा ज्यादा बड़ा था। ये ज्यादा सेक्युलर, ज्यादा समावेशी था। इसका मकसद था अशोक के विशाल साम्राज्य में, जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला था। हाँ, बहुत बड़ा था। उसमें सामाजिक सद्भाव लाना। इतने अलग अलग धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के लोग थे, उनमें एकता कैसे लाई जाए। अच्छा, तो ये एक तरह से साम्राज्य को जोड़ने का तरीका था। बिल्कुल। उस समय वैदिक कर्मकांड भी थे, फिर जैन, आजीवक, बौद्ध जैसे नए विचार भी थे। धम्म ने एक बीच का रास्ता दिखाया, प्रैक्टिकल, नैतिक रास्ता। ये सिर्फ उपदेश नहीं था, बल्कि युद्ध के बाद की जरूरतें और प्रशासन की चुनौतियां भी थीं। समझ गया, मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जरूरत भी थी। तो फिर इसके सिद्धांत क्या थे? मतलब किन बातों पर जोर था धम्म में? धम्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो हमें अशोक के शिलालेखों से ही पता चलते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम था अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ, पशु बलि पर रोक लगा दी गई। शिकार और मछली पकड़ने को भी बहुत सीमित कर दिया गया। यहाँ तक कि जो शाही रसोई थी उसमें भी जानवरों का मारा जाना कम हो गया। अच्छा। और ये अहिंसा सिर्फ हत्या न करने तक नहीं थी, बल्कि सभी के प्रति दया, कैदी हों, दास हों या जानवर। स्तंभलेख 5 में तो जानवरों के लिए अस्पताल बनवाने की बात भी है। जानवरों के लिए अस्पताल? हाँ, उस जमाने में? हाँ, ये तो वाकई बहुत आगे की सोच है ना? फिर दूसरा बड़ा सिद्धांत था सहिष्णुता और सम्मान, टॉलरेंस। जी। अशोक का साम्राज्य मल्टी रिलीजियस था, तो उन्होंने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों का आदर करने पर बहुत जोर दिया। 12वें शिलालेख में तो साफ लिखा है कि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की निंदा न करे, बल्कि सभी धर्मों के सार तत्व का वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने खुद आजीवक जैसे गैर बौद्ध संप्रदायों को गुफाएं दान में दी। अच्छा। और साथ ही बड़ों का, गुरुओं का, माता पिता का, दोस्तों का, ब्राह्मणों और श्रमणों यानी भिक्षुओं का आदर करना, उनके प्रति उदारता दिखाना, ये सब धम्म का हिस्सा था। और व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या कहा गया? मतलब पर्सनल मोरालिटी? वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। नैतिक आचरण और कल्याण, सच बोलना, मन को पवित्र रखना, खुद पर नियंत्रण रखना, कृतज्ञता यानी एहसान मानना, दान देना, ये सब जरूरी गुण माने गए। और फिर अशोक ने बहुत सारे लोक कल्याण के काम भी करवाए। जैसे? सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए,
कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए सराय या धर्मशालाएं बनवाईं। अच्छा। दासों और नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश था। और तीसरे शिलालेख में ये भी है कि कम खर्च करो, कम जमा करो। मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करो। हाँ, कुछ वैसा ही। तो अगर आप देखें, ये एक तरह का वेलफेयर स्टेट का मॉडल था, राज्य की तरफ से नैतिकता को बढ़ावा देना ताकि समाज स्थिर रहे। इसने शायद अलग अलग समूहों के बीच एक पुल का काम किया होगा। बिल्कुल। वैदिक परंपरा और जो नए श्रमणिक ट्रेडिशंस थे, उनके बीच शायद जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी, उसे भी कुछ कम करने की कोशिश की, हालांकि खत्म तो नहीं किया। आज के समय से अगर इसे जोड़े तो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसे आधुनिक सेक्युलरिज्म या हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, बंधुत्व, समानता, उनके एक प्राचीन रूप की तरह देखा जा सकता है। ये सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, पर अशोक ने इन्हें इतने बड़े साम्राज्य में फैलाया कैसे? क्या तरीके अपनाए? अशोक इसमें भी बड़े इनोवेटिव थे। उन्होंने उस समय के हिसाब से मास कम्युनिकेशन के गजब के तरीके इस्तेमाल किए। जैसे कि सबसे मशहूर तो है उनके शिलालेख और स्तंभलेख। रॉक्स पर, पिलर्स पर, गुफाओं में उन्होंने अपने संदेश खुदवाए। हाँ, वो तो आज भी मिलते हैं। और भाषा भी आम लोगों की रखी, प्राकृत। लिपि ज्यादातर ब्राह्मी थी, जो भारत की ज्यादातर लिपियों की जननी है। लेकिन बॉर्डर एरियाज में, जैसे पश्चिम में, जहाँ यूनानी प्रभाव था, हाँ, वहाँ ग्रीक और अरामी लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ, खरोष्ठी का भी। इन शिलालेखों का सबसे पहले पढ़ा किसने था? ये भी एक सवाल बनता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया। और ये शिलालेख भी कई तरह के हैं: मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, केव इंस्क्रिप्शंस। लेकिन सिर्फ लिखवा देना काफी था? लोग पढ़ते थे, समझते थे? नहीं, सिर्फ लिखवाना काफी नहीं था। इसीलिए अशोक ने खास ऑफिसर्स नियुक्त किए। उन्हें कहते थे धम्म महामत। धम्म महामत? हाँ, ये उनके शासन के 13वें साल में नियुक्त हुए। इनका काम था पूरे साम्राज्य में घूमना, धम्म के सिद्धांत समझाना, लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, जैसे आज के मोटिवेशनल स्पीकर? कुछ हद तक कह सकते हैं, पर इनका काम और भी गहरा था। ये लोगों की समस्याएं सुनते थे, अलग अलग धार्मिक समूहों में झगड़े सुलझाते थे। विदेशों में भी इन्हें भेजा जाता था। 5वें शिलालेख में इनका जिक्र है। मतलब ये एक तरह के स्पेशल एनवॉय थे नैतिकता के लिए? बिल्कुल। फिर अशोक ने खुद भी धम्म यात्राएं शुरू की। पहले राजा शिकार पर जाते थे, अशोक धर्म से जुड़े पवित्र स्थानों पर जाने लगे, जैसे बोध गया गए, लुम्बिनी गए। और विदेशों में मिशन भेजे? हाँ, धम्मदूत मंडल भेजे। सबसे फेमस तो है उनके बेटे महिंद और बेटी संघमित्रा का श्रीलंका मिशन। हाँ, श्रीलंका में बौद्ध धर्म उन्हीं की वजह से फैला। बिल्कुल। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, मिस्र, सीरिया, मैसेडोनिया जैसे जो यूनानी राज्य थे, वहां तक दूत भेजे गए। और जो लोक कल्याण के काम थे, सड़कें, अस्पताल, पेड़, वो भी एक तरह से धम्म का ही प्रचार थे। लोगों को दिखता था कि राजा उनकी भलाई चाहता है। ये तो वाकई एक बहुत सोचा समझा तरीका था प्रचार का। क्या इन शिलालेखों में कुछ खास बातें हैं जो याद रखनी चाहिए, मतलब परीक्षा के लिहाज से या वैसे भी? हाँ, बिल्कुल। जैसे 13वां प्रमुख शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक का पश्चाताप है और उन विदेशी राजाओं के नाम है जहां दूत भेजे गए। अच्छा, ये धम्म विजय का सबूत है। एकदम। पहले शिलालेख में पशु बलि रोकने की बात है। 7वें और 12वें में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की। 5वें स्तंभ लेख में तो उन जानवरों और पक्षियों की लिस्ट है जिन्हें मारना मना था। ये तो कमाल है। मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। हाँ, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और क्या किसी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है? मैंने सुना है ज्यादातर में देवानाम पियपियदस्सी लिखा है। हाँ, ये सही है। ज्यादातर में देवानाम पियपियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी ही मिलता है। लेकिन मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम जैसे कुछ छोटे शिलालेख हैं जहां उनका नाम अशोक साफ लिखा है। अच्छा। एक भाबरू बैराट शिलालेख है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें अशोक बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था बताते हैं और बराबर गुफाओं के लेख दिखाते हैं कि उन्होंने आजीविकों को भी दान दिया था, जो उनकी सहिष्णुता दिखाता है। बिल्कुल। वैसे इन सब की डिटेल लिस्ट और किस में क्या है वो हमारे PDF नोट्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जरूर। अच्छा, तो ये तो हुई सिद्धांतों और प्रचार की बात जी। इसका अशोक के शासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, विदेश नीति पर क्या असर पड़ा?
असर तो पड़ना ही था। धम्म उनके शासन का आधार बन गया। उन्होंने राजुक जैसे अधिकारियों को न्याय करने के और अधिकार दिए ताकि लोगों को निष्पक्ष न्याय मिले। ये चौथे स्तंभ लेख में है। अच्छा। शाही शिकार बंद हो गए। कोशिश की कि उनके अधिकारी भी नैतिक बने, प्रजा का ख्याल रखें। और विदेश नीति में जो धम्म विजय की बात थी, वो सिर्फ नारा था या सच में कुछ हुआ? नहीं, वो सिर्फ नारा नहीं था। अशोक ने सच में युद्ध बंद कर दिए। उनकी फॉरेन पॉलिसी का बेस ही बदल गया। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दिग्विजय की जगह धम्म से जीतना, धम्म विजय। तो उन्होंने पड़ोसी देशों में शांति दूत भेजे? हाँ, पड़ोसी देशों में भी और दूर दूर तक, जैसा हमने कहा ग्रीक राज्यों तक, शांति और नैतिकता का संदेश लेकर। इससे बौद्ध धर्म भी फैला और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव असर भी हुआ? मतलब सेना पर ध्यान कम देना? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद इसी वजह से मौर्य साम्राज्य बाद में कमजोर पड़ गया, बाहरी आक्रमण आसान हो गए, जैसे इंडो ग्रीक हमले हुए बाद में। और जो इतने सारे कल्याण के काम हुए, उससे खजाने पर बोझ नहीं पड़ा? पड़ा होगा जरूर। वेलफेयर स्कीम्स में खर्च तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कें बनी, सराय बनी, तो व्यापार भी तो बढ़ा होगा। तो फायदे नुकसान दोनों रहे होंगे। आखिर में अगर हम अशोक के धम्म के प्रभाव और उसकी विरासत, उसकी लेगेसी को देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, तुरंत का असर तो ये था कि समाज में सुधार हुए, बौद्ध धर्म बहुत फैला, तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई पाटलिपुत्र में, और साम्राज्य में कुछ समय के लिए शांति और स्टेबिलिटी आई। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद बौद्ध धर्म को एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने में मदद करना था, खासकर श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में। भारत में भी अशोक के आदर्श आज तक जिंदा है। जैसे महात्मा गांधी की अहिंसा की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेरणा अशोक से मिलती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ, वो अशोक की ही देन है। हमारे झंडे का चक्र भी तो धर्म चक्र ही है। सही बात है। लेकिन ये भी सच है कि अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं थे और इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। तो क्या धम्म इसके लिए जिम्मेदार था? देखिए, कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि धम्म एक तरह का प्रोपेगेंडा था, जिसमें राजा की सत्ता को नैतिकता की चाशनी में लपेटा गया, क्योंकि शिलालेखों में राजा की आज्ञा मानने को भी कहा गया है। और ये बहस भी होती है कि क्या ये नैतिक साम्राज्य प्रैक्टिकल था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो यथार्थवादी राजनीति, मतलब पावर और प्रैक्टिकलिटी पर जोर देता है, जबकि धम्म नैतिकता को ऊपर रखता है। हाँ, धम्म ने नैतिकता को शक्ति से ऊपर रखा। इससे कल्चरल यूनिटी बढ़ी होगी, पर शायद मिलिट्री ताकत पर असर पड़ा हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या अशोक की धम्म नीति, जो इतनी नैतिक और शांतिपूर्ण थी, वो एक विशाल साम्राज्य की जो जमीनी हकीकतें होती हैं, जो सैन्य जरूरतें होती हैं, उनके साथ बैलेंस बना पाई? या फिर कहीं अनजाने में इसी नीति ने साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई? इस पे जरूर सोचिएगा। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर इतिहासकारों में भी अलग अलग मत हैं। बिल्कुल। अगर आप भारत का पूरा इतिहास इसी तरह एक सिलसिलेवार तरीके से गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको इंडियन हिस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चरल कवरेज मिलेगा। और अगर आपको आज की ये बातचीत, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के डिटेल नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।